देखो, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। इसमें हमने जाना पहले पहले क्लास में हमने देखा कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको माइक्रोब्स और क्यों बोला जाता है, बैक्टीरियाज क्या होते हैं, फंगाई क्या होते हैं, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, एल्गी क्या होते हैं। इन सबको हमने मतलब एक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो ग्रुप थे उनको कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं उसके बारे में जाना। वायरस की कहानी समझी कि वायरस कैसे कैसे काम करता है, वायरस कैसे फैलता है, वायरस कैसे अटैक करता है ना। इस चीज़ के बारे में जाना था हमने लास्ट क्लास में, जाना था। अब हम इन सब की शक्लें देखेंगे। देखो फिगर 2.1 में हमको, और 2.2 2.3 इन सब में हमको इनकी शक्लें देखेंगे। देखो बैक्टीरिया की शक्ल देखो 2.1 में। देखो दिख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड वाले फिगर में, देखो पर्पल कलर के कैसे बैक्टीरिया दिख रहे हैं। इधर ब्लू कलर में देखो राइट हैंड साइड में ये बैक्टीरियाज हैं। ये पूरे ये ऐसे ऐसे ग्रो करते रहते हैं अपनी जगह पर और बढ़ते रहते हैं, फैलते रहते हैं एक जगह पे, एक सरफेस पे रहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसी ये एल्गी है। फिगर 2.2 में एल्गी है। एल्गी के दो नाम आए हैं। एक श्लामाइडोमोनास, एक श्लामाइडोमोनास है एल्गी। ये वाली देखो कितना बढ़िया स्ट्रक्चर है इसका। आँख है दिख रही है, मुंह दिख रहा है, पेट दिख रहा है, एप्रन पहनी हुई है जैसे और तो एंटीने निकले हुए हैं इसके। ठीक है, ये एल्गी का स्ट्रक्चर है। एक जैसे, हाँ ऐसे ही होती हैं ये। ठीक है, एक ये स्पायरोजायरा होते हैं। ये हमको दिखती नहीं है, ये सब होती जरूर है लेकिन हमको दिखती नहीं है आंखों से, नॉर्मल आंखों से। ठीक है, ये स्पायरोजायरा है एक, ये भी एक टाइप ऑफ एल्गी होती है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ है फिगर 2.3 में। ये अमीबा, देखो अमीबा का दिख रहा है, अमीबा कैसा स्ट्रक्चर रहता है। ये एक पैरामीशियम है। देखो एक अमीबा का मेरे पास एक फोटो था अमीबा का, अगर मेरे पास फोटो अभी वो होगा तो मैं दिखाता हूँ अमीबा का। देखो ये पैरामीशियम है, एक प्रोटोजोआ उसका फोटो है, दिख रहा है। देखो अब मैं तुमको क्या, वायरस इस टाइप का वायरस तो देखो, वायरस कोरोना वायरस था वो गोल शेप का था, है ना। ये एक वायरस है लेकिन इस शेप का नहीं है। जैसे एक ये वाला वायरस बना हुआ है, ये वाला जो वायरस है ये उसका वायरस, एक टीबी का वायरस ऐसा ही होता है। ऐसा बीच में जो टांगे रहती हैं उसकी, लंबा सा रहता है, फिर ऊपर हेड रहता है उसका। ठीक है, एक वो दिखाता हूँ मैं, चलो मैं वो बाद में दिखाऊंगा। एक अमीबा का फोटो भेजूंगा। ठीक है, उसमें उसकी शक्ल दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ आ गया हूँ मैं, कौन देख रहा है मुझे अमीबा की शक्ल है, थोड़ा फनी है वो, लेकिन हाँ वो स्ट्रक्चर है अमीबा का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये दिख रहा है ये ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पे जो अपन जो मैं ब्रेड पे बोल रहा हूँ, ब्रेड पे पड़े रहने देने को, ये ब्रेड पे ऐसा दिखता है, ये ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, पेनिसिलिन ऐसा दिखता है। देखो पेनिसिलिन, पेनिसिलियम, ये फंगाई रहती है। ठीक है, एक ये एस्परजेलस, ये ऐसे शेप का दिखता है। ठीक है, इन सबके ये शेप्स हैं, ये वायरस के शेप्स हैं। ये दो टाइप के वायरस दिए हुए हैं, उन्होंने उसके शेप दिखा रखे हैं। अब अगला टॉपिक आता है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। इसके बारे में पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ कहाँ पर हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी कॉल्ड सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया होता है, एल्गी होती है और प्रोटोजोआ होते हैं, और मल्टी सेलर होते हैं जैसे एल्गी और फंगाई हो सकते हैं। देखो सिंगल सेल और मल्टी सेल, यहाँ पर दो चीज़ें आई, दो चीज़ों का मतलब समझो। सेल्स का मतलब समझ में आता है, सेल्स क्या होती है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। जो हमारी बॉडी की ब्रिक्स समझो, है ना, बॉडी की ब्रिक्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर हैं तो जो किस चीज़ से मिलके बने होंगे, सेल्स से मिलके। ठीक है, तो जैसे बैक्टीरिया होता है, अपन जैसे अपन मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, हम लोग मल्टी सेलुलर होते हैं। जो बैक्टीरिया है, कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ होते हैं, ये सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, ये सिंगल सेल से ही मिलके बने होते हैं, इसमें और ज़्यादा सेल्स नहीं होती। ठीक है, अब और दूसरी वो चीज़ सिंगल सेल हो गई, जो एक सेल से मिलके बने हो, केवल एक ही सेल से, तो वो बैक्टीरिया, वो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, और जो बहुत सारी सेल्स से मिलके बने हो वो मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। मल्टी सेलुलर में जैसे कौन कौन से, जैसे एल्गी हो गया,
ठीक है, बहुत सारी एल्गी होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं। फंगाई हो गया, ये सब मल्टी सेलुलर रहती हैं। वायरस भी मल्टी सेलुलर में ही काउंट करेंगे। वैसे वैसे वायरस का उन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो मैं उसके बारे में इतनी श्योरिटी से नहीं बोलूँगा कि वो मल्टी सेलुलर होता है। जहाँ तक है वो यूनिसेलुलर ही होता है, या उससे भी और छोटी, क्योंकि वायरस, देखो वायरस बहुत छोटे होते हैं, वायरस बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं, तो मैं उसके बारे में इतना श्योरिटी से नहीं बोल सकता कि वो मल्टी सेलुलर होते हैं कि सिंगल सेलुलर होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगर आगे कहीं लिखा हुआ तो देखेंगे, नहीं तो मैं तुमको अगली क्लास में बताऊंगा कि वो सिंगल सेलुलर रहते हैं या मल्टी सेलुलर रहते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये हर टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेके हॉट स्प्रिंग्स तक, डेजर्ट से लेके मार्शी लैंड तक, मतलब हर एनवायरनमेंट में अलग अलग किस्म के अलग अलग तरीके से ये जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, चाहे आइस कोल्ड क्लाइमेट हो तो वहाँ पे भी एल्गी रहती है, बर्फ के ऊपर भी एल्गी जमती है। ठीक है, अंटार्कटिका के साइड में जाओगे तो वहां पर तुमको बर्फ के ऊपर तुमको काई दिखेगी, बर्फ के ऊपर भी काई जमती हुई दिखेगी, है ना। और जैसे डेजर्ट्स वगैरह में जाओगे, वहां पे गर्मी में, अगर वहां पे गर्मी में कहीं पे तालाब होगा तो वहां पे भी तुमको काई जमी हुई दिख जाएगी। तो क्या है कि ये हर हर क्लाइमेट, हर उसमें जिंदा रह सकते हैं। इनका अलग अलग, जो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जैसे कुछ हो सकता है, जैसे कुछों का बोलते हैं कि ये गर्मी में मर जाता है, कुछों को बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ी हीट रेजिस्ट कर सकता है, कुछों को बोलते हैं कि ये ठंड में थोड़ा सा टेम्परेचर ठंडा कर दो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, बोलते हैं। अब जैसे कोरोना वायरस को लेके एक अफवाह उड़ी थी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, टेम्परेचर बढ़ा है, स्टिल भी वो जिंदा है। जैसे मैं क्लास ले रहा था तो मैं उस चीज़ पे मान गया था कि हाँ शायद हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे वो ख़त्म हो जाए, लेकिन वो नहीं ख़त्म हुआ। क्योंकि जैसे मोस्टली वायरसेस होते हैं और बैक्टीरियाज होते हैं, उनको टेम्परेचर बढ़ा के हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी ख़त्म कर देती है कई बार। लेकिन कुछ कुछ होती हैं जो बहुत ही बेशरम होते हैं, जो नहीं मरते, उन बेशरम में वायरसेस में से एक कोरोना वायरस है हमारा। ठीक है, जो कि अभी तक जिंदा है और उसको बनने का नाम नहीं ले रहा है इतनी आसानी से, और फैलता ही जा रहा है। अब सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वेल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कुछ ऑर्गेनिजम्स पर ही ग्रो करते हैं, और कुछ हवा में मस्त फ्रीली घूमते हैं। जैसे हवा में मस्त फ्री घूमने वाले आज की डेट में कोरोना वायरस को बोल सकते हो कि वो हवा में मस्त आराम से घूमता है। जैसे अगर कोई छींक दे तो उस एनवायरनमेंट में वो हवा में उड़ता ही रहता है थोड़ी थोड़ी देर तक, जब तक किसी और को पकड़ ना ले बॉडी पर, फिर जैसी बॉडी पर पकड़ता है तब वो और फैलना चालू होता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना कि कहाँ कहाँ पे रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं। ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ 2.2, कोई डाउट। 2.3 पे चलता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंडर्स। अब हमारे साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कैसे कैसे रिश्ते हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीजेस। तो कुछ हमको बेनिफिट करते हैं, कुछ हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हमको फायदा करते हैं, कौन कौन से हमको नुकसान पहुंचाते हैं। देखो, पहला टॉपिक है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू वेरियस पर्पसेस, दिस आर यूज्ड टू इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड ब्रेड एंड केक। जो दही होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प लगती है बनाने में। अगर वहाँ पर बैक्टीरियाज नहीं होंगे, वहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो वो दही नहीं जमेगा। ठीक है, जैसे वो बोलते हैं ना कि जामुन डालते हैं दही दूध में तभी जाके दही जमता है, तो वो क्या होता है, हम उसमें दही के बैक्टीरियाज पहुँचाते हैं जैसे दूध में, तो जैसे दूध में पहुँचता है दही के बैक्टीरिया तो वहाँ पे वो फैल जाते हैं और फैल के उसको दही बना देते हैं, दूध को बना देते हैं। चाहे अगर कोई दूध हम नहीं भी चाह रहे होते उसमें गलती से अगर दही डल जाता है तो फिर वो जम के ही रहता है, फिर वो मानता नहीं है, रुकता नहीं है ना, होता है ना ऐसा। वैसे ब्रेड होती है, ब्रेड भी बनाने में हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। जो ब्रेड बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं उसे यीस्ट बोलते हैं, YEAST, यीस्ट। यीस्ट यूज करते हैं ब्रेड बनाने में। ठीक है, वैसे केक बनाने में भी यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है लेकिन फ्रेंडली हैं, ये हमको नुकसान नहीं पहुंचाते, ये मतलब हेल्प करते हैं ग्रो करने में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस, अल्कोहल के प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि फर्मेंटेशन होती है वीट को फर्मेंट करके, और मल्टीपल फर्मेंटेशन जो प्रोसेस रहती है वो
देखो, जितनी भी शराब वगैरह जो बनाई जाती है उसके लिए एक प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन वो प्रोसेस रहती है, फर्मेंटेशन में रहता है उस चीज़ को सड़ाना। जैसे जो कुछ बेवरेजेस, एल्कोहलिक बेवरेजेस रहते हैं जो कि वीट को सड़ा के बनाए जाते हैं, कुछ एप्पल को सड़ा के, कुछ ग्रेप्स को सड़ा के, मतलब वो सड़ा के नहीं, उनको वो प्रोसेस रहती है, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंट करना मतलब उसमें कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड करते हैं, जो उस चीज़ को उस हिसाब से ख़राब करते हैं और उसमें एक नया टेस्ट लेके आते हैं। ठीक है, तो जिस वजह से उधर अल्कोहल का प्रिपरेशन चालू होता है। तो वो सब, ये सब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही काम हुआ कि वो हमारे आसपास आ रहे हैं और हमारे हमको हेल्प कर रहे हैं किसी चीज़ को बनाने में, है ना। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्लीनिंग में भी काम आते हैं, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट को ख़त्म करने में। जैसे जो वेजिटेबल पील्स रहती हैं, एनिमल के रिमेन्स रहते हैं, जैसे गोबर वगैरह हो गए, ठीक है, उन सबको नष्ट करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बड़ा रोल रहता है। ये क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, हार्मफुल जो भी सब्सटेंसेस रहते हैं, बैक्टीरियाज, वो बैक्टीरियाज उनको तोड़ देते हैं। जैसे देखो, जो भी हमारे, जैसे मान लो लौकी का छिक्कल है, वो कितना बड़ा रहता है, उस लौकी के छिक्कल को क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, धीमे धीमे छोटे छोटे टुकड़ों में सड़ा देता है। छोटे छोटे टुकड़ों में सड़ा देता है तो फिर वो धीमे धीमे वो डस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है वो। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले जो बहुत बड़ी चीज होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सड़ा सड़ा के वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको खाना चालू करते हैं, उसको खा खा के उसको सड़ा सड़ा के फिर उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जो जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट होता है हमारा, जो सब्जियां वगैरह होती हैं, जो गोबर वगैरह रहते हैं, इन सब, ये सब क्या है कि हम इनको खाद के रूप में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, खाद के रूप में कैसे कर सकते हैं, जैसे जब ये सड़ जाते हैं, जब बैक्टीरिया अभी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, आ जाए तो बताना। हेलो हेलो हेलो, आ गई आवाज? आई? देखो, क्या रहते हैं, जैसे जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे मान लो गोबर डला हुआ है गाय का, उस गोबर को सड़ाना चालू किया उन्होंने, फिर जब गोबर सड़ रहा होता है, सड़ते सड़ते उसको कन्वर्ट कर देते हैं खाद के रूप में। ठीक है, मैन्योर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं वो बैक्टीरिया। फिर उस मैन्योर को हम सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के रूप में ले सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन वगैरह सही करना हुआ सॉइल का। तो जब ये खाते हैं बैक्टीरियाज वगैरह, उस चीज़ को सड़ाते हैं, तो सड़ाने के साथ में वो कुछ और बन जाता है। वो जो डेड और डिकेइंग मैटर रहता है, जो बिल्कुल खराब हो चुका मैटर होता है, उसको उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर वगैरह में भी। ये बैक्टीरियाज जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ, वो कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको कन्वर्ट करके वो हमारे, हम फर्दर उसको यूज़ में ला सकते हैं। अगर हम उनकी हेल्प से किसी चीज़ को अगर हम यूज़ कर पा रहे हैं, उनको अगर हम और कुछ हमारे फायदे की चीज़ हो रही, तो वो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए क्या हुए, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। जैसे इधर इन्होंने मेकिंग ऑफ कर्ड और ब्रेड का भी बताया है कि हाँ, क्या बेटा? कुछ बोल रही थी। देखो, कर्ड बनाने की बताया उन्होंने। देखो, कर्ड कंटेंट्स कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें से कुछ बैक्टीरियम होते हैं जिसका नाम है, देखो अंडरलाइन करो, लैक्टोबैसिलियस। लैक्टोबैसिलस, ये एक बैक्टीरिया रहता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो भी हमारे आसपास जो, मतलब जो कर्ड है, कर्ड बेकिंग में काम आता है, जो दूध को कर्ड बनाने के लिए, जो हम, जैसे मान लो अगर हम कर्ड को देखते हैं तो उसमें हमें लैक्टोबैसिलस की शक्ल दिखेगी। लैक्टोबैसिलस कैसा दिखता है, ठीक है, ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को प्रमोट करता है, मिल्क के अंदर जाता है और मिल्क के अंदर ही फैलता है। ठीक है, ये मिल्क के अंदर और कहीं नहीं जाता। और बैक्टीरिया ये वाला इन्वॉल्व होता है चीज़ बनाने में भी। जब चीज़ बनाते हैं तब भी यही बैक्टीरिया काम आता है, लैक्टोबैसिलस। और अचार वगैरह में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है, और एनी अदर फूड आइटम्स, कुछ अलग अलग फूड आइटम्स में जो भी मेन काम जो लैक्टोबैसिलस ही करता है। ठीक है, कुछ प्रिपेयर करने के लिए। देखो, जो पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं, अचार क्या होते हैं, अचार में जो टेस्ट आता है ना, खट्टा खट्टापन, अब जैसे हम पहले जब हम अचार रखते हैं तो उसमें वो स्वाद नहीं होता। फिर 15-20 दिन के बाद में वो, उसमें वो स्वाद आता है। वो स्वाद क्यों आता है? वो स्वाद आता है बैक्टीरियाज की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। हम जो भी टेस्ट कर रहे होते हैं अपने आसपास, वो जो थोड़ा सा खट्टा होता है उसमें, पिकल्स में, वो जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप कभी भी जब भी अचार वगैरह खाओ तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स याद रखना कि हाँ, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पर। ठीक है,
और जैसे कुछ कुछ वैसे हम अचार को तेल में डुबो के रखते हैं। तेल क्या करता है, उसको खराब होने से बचाता है। अब तेल के ऊपर जो जो रह जाता है अचार, कई बार थोड़ा सा तेल कम हो जाता है तो जो अचार ऊपर तैरता रहता है तेल में, तेल के ऊपर, तो उस पे देखना, उस पे सफेद सफेद सा जम जाता है, देखा है? हम्म। वो सफेद सफेद सा जम जाता है, जो खराब हो जाता है वो। तेल के अंदर रहता है उसमें नहीं जमती, जो तेल के ऊपर रहता है उसमें जम जाती है। वो क्या रहती है, वो फंगाई होती है, वो फंगाई जम जाती है उसके ऊपर, वो खराब हो रहा होता है वहां से। ठीक है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। देखो इन सब का जो मेन इंग्रेडिएंट है, रवा, जो रवा की इडली रहती है, भटूरे का, वो सब दही होता है। दही को खट्टा हम डालते हैं, दही खट्टा दही डालते हैं। खट्टे दही से ही ये सब चीजें बन रही होती हैं। ठीक है। बैक्टीरियाज आर इन यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बैटर। अगर हमें चावल की इडलियाँ और डोसा वगैरह बनाना है तो उसमें हम बैक्टीरिया या फिर यीस्ट भी डालते हैं, ताकि वो चीज़ अच्छे से फर्मेंट हो जाए। और डाल के हम रखते हैं थोड़ी देर के लिए, खट्टा दही डाल के रख देते हैं, और उसमें विनेगर डाल के रख देते हैं, या कुछ भी जो मल्टीपल आइटम मिल जाए जो भी उस चीज़ को फर्मेंट कर दें। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक पॉइंट आया, यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। जब यीस्ट क्या करती है, यीस्ट फटाफट ग्रो करती है, बहुत स्पीड से ग्रो करती है, रिप्रोड्यूस करती है अपने आप को, बहुत जल्दी फैलाती है अपने परिवार को। और प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही होती है इसकी, जब वो सांस ले रही होती है, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। ठीक है। द बबल ऑफ गैस फिल इन द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स। देखो, इन्होंने यहाँ पे सिंपल सी केवल इतनी सी चीज बताई है। जब हम मैदा रख देते हैं, मैदे में जब हम भी दही वगैरह डाल के रख देते हैं, तो नॉर्मल सी रहती है। ठीक है। फिर 15-20 दिन के बाद में, जब हम वो 15-20 दिन बोल रहा हूँ, 15-20 आधा घंटा या 1 घंटे के बाद जब हम उस मैदा को देखते हैं, तो वो थोड़ी सी उठ जाती है, उसमें से बुलबुले फूटे हुए होते हैं। कभी देखना बनाया होगा तो। जो, या फिर जो बेकिंग इंडस्ट्री रहती है, बेकिंग इंडस्ट्री में जो बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं, ब्रेड वगैरह बनाते हैं, तो जब डो प्रिपेयर कर रहे होते हैं तब तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो थोड़ी थोड़ा सा फूल जाता है, उसमें पफ आ जाता है। जैसे पैटीज रहती है, पैटीज देखिए, पैटीज में कैसे पफ आ जाता है, पैटीज कैसे फूली फूली सी रहती है, बिल्कुल पिचकी हुई नहीं होती वो, होती है, क्रिस्पीनेस आती है, टोस्ट होते हैं। और जो पपड़ी रहती है, पपड़ी सुबह हम खाते हैं चाय वगैरह के साथ में, उस वो भी सब बिकॉज ऑफ यीस्ट, यीस्ट की वजह से होता है। वहाँ पे यीस्ट क्या करती है, यीस्ट रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ा हुआ होता है, उसी के बबल से वो वहाँ पर फूलना चालू हो जाता है। उसमें जो फूलापन आता है, जो भी हमारी बेकिंग इंडस्ट्रीज में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे ब्रेड्स, पेस्ट्रीज, केक्स वगैरह, जो उसमें गैप रहता है, जैसे हम देखते हैं ब्रेड में गैप रहता है, थोड़ा थोड़ा रहता है, ब्रेड में थोड़े थोड़े डॉट 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 से रहते हैं, जगह बनी रहती है। केक्स में देखो, केक्स में स्पॉन्ज स्पॉन्जी सा रहता है, स्पॉन्ज रहती है वो, स्पॉन्जी वाले होल्स रहते हैं गोल गोल से, वो स्पॉन्जी होल्स रहते हैं यीस्ट की वजह से। ठीक है। बिकॉज ऑफ यीस्ट, सब यीस्ट का किया जा रहा है। वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर वहाँ पे यीस्ट नहीं होगी तो हम वो चीज़ नहीं खा पाएंगे, नहीं, ना ही हम वो चीज़ बना पाएंगे। क्लियर हो गया? अब जब भी केक ब्रेड वगैरह खाओ, तब ईस्ट को याद कर लेना, और एक बार ईस्ट की शक्ल देख लेना, तो फिर हो सकता है शायद ये खाना भी छोड़ दो। हो सकता है कोई, क्योंकि बहुत गंदी सी दिखती है। ठीक है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से थे, देखो अब कमर्शियल यूज देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। कमर्शियल यूज मतलब कि हमसे बिजनेस कैसे कैसे हो रहा होता है पूरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए, वाइन का प्रोडक्शन करने के लिए, एसिटिक एसिड यानी विनेगर का प्रोडक्शन करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। यीस्ट इज यूज्ड फॉर आवाज नहीं आ रही? हेलो? अब आ रही है? देखो, देखो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर, हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, अब आ रही है बस? हेलो? अब आ रही है बस?
पूरी आवाज आ रही है। हेलो। हेलो हेलो। फोन आ जाता है बीच में दूसरे सिम पे तो पूरे सब उथल पुथल हो जाता है। हेलो। बेटा आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है? साफ आ रही है? ठीक है। देखो, जो यीस्ट का यूज होता है वो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और वाइन वगैरह को कमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। ठीक है। यूस्ट यीस्ट को क्या करते हैं, इस पर्पस के लिए यीस्ट को क्या करते हैं, नेचुरल शुगर्स पर ग्रो करते हैं। नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट्स, जूसेस, एक्सेट्रा। इन सब पे क्या करते हैं, उस यीस्ट को ग्रो करते हैं ताकि हम उसका अल्कोहल और वाइन में यूज कर सकें। जैसे देखो, कौन कौन से ग्रेन्स का यूज किया, बार्ले का यूज किया, व्हीट का यूज किया, राइस का यूज किया और क्रश्ड फ्रूट जूसेस का यूज किया। इन सब में यीस्ट को ग्रो किया जाता है ताकि वो उसको अल्कोहल और वाइन में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, क्लियर हुआ? अब दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। देखो, आपका जो अल्कोहल जो कन्वर्ट हुई होती है उसमें एक स्मेल आ रही होती है, जो भी अल्कोहल रहता है उसमें एक स्मेल होती है। वो स्मेल काय की होती है? वो शुगर की होती है। वो शुगरी प्लांट्स होते हैं उनकी होती है, जो कन्वर्ट कर दी जाती है अल्कोहल में यीस्ट की वजह से। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। देखो आ भी गया। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। क्लियर हुई फर्मेंटेशन प्रोसेस? क्लियर हुई बेटा फर्मेंटेशन? देखो आगे बढ़ते हैं। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब मेडिसिनल यूज देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। वेन एवर यू फॉल इल, द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। जैसे हो सकता है एंटीबायोटिक टेबलेट्स हैं, जब भी तुम बीमार होते हैं अपन लोग तो डॉक्टर वगैरह वो देते हैं। उसमें क्या रहते हैं? उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे पेनिसिलिन वगैरह होता है, वो पेन रिमूवल रहता है और एंटीबायोटिक होता है। ठीक है। पेन रिमूवल के लिए जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऐड करते हैं वो अलग रहते हैं। ठीक है। जैसे बुखार वगैरह आ जाए तो उसके लिए अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड करते हैं, वो उस चीज़ को किल करने में हेल्प करते हैं। सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये मेडिसिन क्या करती हैं? या तो मार देती हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या फिर उनको रोक देती हैं वहां पर। ठीक है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ये इन मेडिसिन को क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। ये भी बनी होती हैं, देखो ये बनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं। ठीक है। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जो कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में प्लाज्मा थेरेपी का यूज कर रहे हैं। सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। अब प्लाज्मा थेरेपी में सुना है बेटा? प्लाज्मा थेरेपी में क्या करते हैं वो, जो, हाँ देखो प्लाज्मा थेरेपी में वो क्या करते हैं, जो कोरोना से ठीक हुआ होता है। ठीक है। कोरोना से ठीक, देखो कोई वायरस है। ठीक है। कोई वायरस का तोड़ उसी बॉडी में छुपा होगा जो ठीक हुआ होगा उस वायरस से, है ना। जैसे मान लो तुमको कोई बीमारी हुई और तुम ठीक हो गई, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर उस चीज को झेलने की पावर होगी कुछ ऐसे, और कुछ कुछ तो होगा जो उससे लड़ा होगा, जो तुम्हारे बॉडी के अंदर है ना, उस चीज से भिड़ा होगा, है ना। तो वो जो प्लाज्मा थेरेपी में क्या करते हैं, वो जो चीज है उसी चीज को निकाला जाता है। उस चीज को बोलते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है। जैसे वायरस है, कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का शेप हमने देखा है। ठीक है। उसके क्या रहते हैं, उसके उस पे वो रहते हैं, उस पे से स्पाइक्स निकली रहती हैं, उस पे से नुक नुक वगैरह निकली रहती है, कोने कोने से निकले रहते हैं, पूरा गोल से स्ट्रक्चर पे ऐसे चारों तरफ से नुकीला रहता है। तो वो क्या है, जो चारों तरफ से है, और
अब जो एंटीबॉडीज होती हैं कोरोना वायरस की, वो कैसी रहती हैं, वो उनके स्पाइक्स पे अटैक करती है, फिर उस वायरस को ख़त्म करती हैं। तो वो जाहिर सी बात है उस इंसान के अंदर फ्लो करना चालू हो गई होंगी, तभी उसकी बॉडी से कोरोना वायरस ख़त्म हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं प्लाज्मा थेरेपी में, उस इंसान की बॉडी से वो स्पाइक्स निकालते हैं कुछ कुछ अमाउंट में, फिर उसको इंजेक्ट करते हैं दूसरे इंसान के बॉडी में। ठीक है, कुछ अमाउंट में निकाला और जो बीमार है उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। अब जब इंजेक्ट कर दी एंटीबॉडीज, तो इंजेक्ट करने के बाद में क्या हुआ कि उसके खून में वो एंटीबॉडीज बनना चालू हो गई। उसको फार्मूला मिल गया खून को, अपने उस खून को फार्मूला मिल गया कि हाँ ये चीज़ बनानी है। तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उन एंटीबॉडीज को डेवलप करना चालू कर देगा और उन पे अटैक करना चालू कर देगा बार बार। किस पर? वायरस पर। तो हमारी बॉडी के जो भी वायरस होंगे वो खत्म हो जाएंगे। क्लियर हुआ फंडा? वैसे ही काम एंटीबायोटिक्स भी करती है। ठीक है, जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही खत्म करते हैं। जो एंटीबॉडीज हैं वो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होती हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? These are these days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. आज की डेट में एंटीबायोटिक्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बैक्टीरिया और फंगाइज की हेल्प से ही कर रहे हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड एंथ्रोमाइसिन है। ये सब ऑफ द क्या कहते हैं, ये कुछ कॉमन नोन एज एंटीबायोटिक्स हैं जो कि फंगाई और बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। ऊपर देखो ये यहाँ पर उन्होंने एक ब्राउन कॉलम में लिखा हुआ है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम दिया हुआ है। इन 1929 इन्होंने डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया पर काम करना चालू किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि कुछ स्पोर्स ढूंढे इन्होंने। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ द कल्चर प्लेट्स। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो मोल्ड हैं, जो स्पोर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे हैं। ठीक है, जो स्पोर्स वहाँ पर उन्होंने फाउंड होते हुए देखे, जैसे देखो जो काम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज पे काम कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो उन्होंने देखा कि उनका जो कुछ कल्चर जहाँ पे उन्होंने बना रखे थे बैक्टीरियाज वगैरह, उन्होंने क्या टेस्ट ट्यूब्स वगैरह जो रहते हैं वो क्या करते हैं प्लेट्स पे बनाते हैं, जो पूरा कल्चर रहता है उसको। उस कल्चर प्लेट्स पे क्या कहते हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया, कुछ एक मोल्ड बन रहे थे ग्रीन ग्रीन शेप के, ग्रीन ग्रीन कलर के। तो वो मोल्ड क्या कर रहे थे, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ, जो जिस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है और उसको मार भी रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये एक तरीके से एक फॉर्मूला हो गया कि हम इस बैक्टीरिया को रोक सकते हैं, मतलब इस बीमारी को रोक सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर पेनिसिलिन को बनाया। पेनिसिलिन ने क्या किया, वो एक एंटीबायोटिक्स की तरह काम करी, जो कि बहुत अच्छे लेवल पर जो बीमारियां इंसान के अंदर आ जाती थी उसको रोका। बहुत अच्छे लेवल पर काम किया। उस टाइम पे पेनिसिलिन बहुत दी गई, बच्चे जो भी पहले क्या होते थे, लोग बीमार होके मर जाते थे, तो वो बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जिंदा, और ये कल्चर एक बन गया एक मतलब। फिर उसके बाद से एंटीबायोटिक्स का यूज होना चालू हो गया और फंगाई और बैक्टीरिया की हेल्प से ही हमने एंटीबायोटिक्स बनाना चालू कर दिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ाई शुरू कर दी। ठीक है, तमाम जितने भी डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे धीमे धीमे टीबी का इलाज बनाया हम लोगों ने, पोलियो का इलाज बनाया, होता है पोलियो का भी वायरस होता है। पोलियो के वायरस से अब हम लड़ लेते हैं, क्योंकि पोलियो की जो ड्रॉप्स रहती हैं जो हम पिलाते हैं, 5 साल तक जो ड्रॉप्स पिलाते हैं पोलियो की, उसमें क्या रहता है, उसमें वो एंटीबॉडीज होती हैं, वो हमारी हर महीने बॉडी में पहुंचाई जाती हैं। वो एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर पहुंच पहुंच के वो इतना फैल जाती हैं कि वो पोलियो होने नहीं देती। ठीक है, या फिर जो पोलियो के वायरस होते हैं उसको खत्म कर देती हैं। वैसे टीबी होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होती है, उसमें भी वो 6 महीने का पूरा कोर्स होता है। उस 6 महीने के पूरे कोर्स में वो दवाइयों के थ्रू एंटीबॉडीज पहुंचाई जाती हैं, तो वैसे वैसे उसको भी खत्म किया जाता है। क्लियर हुआ कि कैसे हम एंटीबॉडीज का यूज करके, एंटीबायोटिक्स का यूज करके खत्म करते हैं जो भी हमारे बॉडी में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा हो, या फिर जो भी हमारी बॉडी में बीमारी ग्रो कर रही हो उसको। क्लियर हुआ? देखो ये चीज एनिमल्स में भी की जाती है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। दे आर यूज्ड इन कंट्रोल टू मैनी प्लांट्स डिजीजेज। अब जैसे कुछ मैनी प्लांट्स डिजीजेज होती हैं,
उसमें जो एंटीबायोटिक्स को मिलाया जाता है ताकि जो एनिमल्स वगैरह हैं वो बीमार ना हो। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी की जाती है एंटीबायोटिक्स वाली। ठीक है, और ये जो ब्राउन वाला है ये पढ़ना। ठीक है।